बता दें कि आज बिहार के विधानसभा के सदन में बिहार का बजट सत्र शुरू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत पहले से ही तैयारियां की जा चुकी है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से इस बजट को पेश किया जाना है, जिसके मद्देनजर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे आम लोगों का खास बजट बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सियासी पारा हाई है। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के विधायकों का ये कहना है कि ये बजट चुनावी बजट है और ये गरीबों के हित का बजट होना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बजट बिहार के विकास के लिए होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। उनके हाथ में बिहार का बजट है, जिसे आज पेश किया जाना है। दोपहर 2 बजे का वक्त रखा गया है जब बिहार के इस अंतरिम बजट को पेश किया जाएगा। सियासी गलियारों में इस बजट को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। 13 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। इसमें गांव है, गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, वृद्धजन है, सबों के खुशहाली के लिए यह बजट बना है। गरीब हित ऐसी योजना पर जो खर्च कर रही थी सरकार, बिहार की कटौती किया, तो उसी हिसाब से बिहार में भी करेगा, उससे अलग ये नहीं करेगा। क्योंकि इनके आका वहाँ बैठे हुए हैं, अगर उससे बिहाइंड जाएंगे तो इनकी जो है ना नौकरी से छुट्टी कर देगा। और अगर अच्छा बजट होता तो बिहार से करोड़ों लोगों का पलायन क्यों होता? मुझे तो लगता है कि देश के बिहार के तमाम चैनलों को बजट पेश होने के बाद गांव की ओर रुख करना चाहिए कि आज भी देश के दलितों, बिहार के गांवों में दलितों की क्या स्थिति है। विपक्ष को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और आप लोगों से भी आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि विपक्ष के नेता को कहिए थोड़ा धैर्य रखने के लिए, और बहुत जल्दी जो खुशखबरी मिलने वाली है, खुशखबरी मिलेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी का ये अंतिम बजट है और चल चलंती के बेरा में नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक कदम उठाना चाहिए। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो मांग रखा है, सरकार को उस मांग पर विचार करना चाहिए और माई बहन मान सम्मान योजना के तहत मां बहन के खाते में 2500 रुपया देने की घोषणा, गैस सिलेंडर का दाम 500, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा करनी चाहिए। बिहार का विकास का बजट तो आप लोग देख ही रहे हैं हर साल। अब तो चुनाव भी आ रहा है, ये सरकार का आखिरी बजट होगा और इनकी विदाई वाली बजट होगा। क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारी बजट पेश किया हर साल, लेकिन गांव में जाके देखिए एकदम स्थिति बिल्कुल विपरीत है। और बिहार सरकार के इस बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार को इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों का खास ख्याल रखते हुए बिहार में बजट पेश किया जाना चाहिए। बिहार का आज आम बजट पेश होना है। आम बजट सबसे अधिक घर की महिलाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि महिलाओं पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर भी चलाना है, बच्चे बेहतर शिक्षा अर्जित करें वो भी ध्यान देना है। ये जो तमाम महिलाएं हैं, ऐसे सभी काम भी करती हैं, घर की जिम्मेदारी भी उठाती हैं। इन्हें बिहार सरकार से क्या उम्मीदें हैं, हम इनसे ही जानते हैं। मैम, बड़ी जिम्मेदारी आप लोग निभाती हैं, जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारी। घर की महिला होने के नाते क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए, हम लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ती है। एक तो सैलरी की बढ़ोतरी हो ना हो, दाम की बढ़ोतरी एकदम लगातार होती रहती है। खासकर शिक्षकों के साथ ऐसा है कि सैलरी बिहार सरकार रिलीज भी बहुत लेट से करती है और बजट के प्रावधान भी बहुत लेट हो जाते हैं। उससे 3-3, 4-4 महीने नौकरी में पैसे नहीं मिलने के कारण जो नए अपॉइंटेड टीचर्स होते हैं उन्हें और ज्यादा मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। सरकार से ये उम्मीद है कि कम से कम गैस का और पेट्रोल का दाम थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो हमसे उत्तर प्रदेश का अगर पेट्रोल का देखें तो 10 रुपए का अंतर है, तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। साथ में जो पटना के बाहर की सारी सड़कें बहुत अच्छी है, लेकिन पटना के हर एक गली का देखें तो एकदम गड्ढों से भरा हुआ है, वो कम से कम सही होना चाहिए।
चाहिए। अभी उस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो उम्मीद है कि अगले साल थोड़ा सरकार से उम्मीद है कि हमारी सड़कें भी बहुत अच्छी हो जाए। देखिए, हम महिलाओं पर दोहरी जिम्मेवारी है, घर की और बाहर की। तो हर जगह हम इतने महंगाई के मार से दबे हुए हैं, वो घर हो चाहे बाहर, हर छोटी बड़ी चीज जो हमारे रोज के काम की आवश्यकता की चीजें हैं वो इतनी महंगी हैं कि हर आम गृहिणी के पहुंच से बाहर हो जाती हैं। इस बार भी जैसे हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा मिले, और जिससे हमारा बजट भी थोड़ा बना रहे हमेशा, और हर बार की तरह गैस के सिलेंडर के दाम कम हो, सस्ता हो, इसकी अपेक्षा हमेशा रहती है। जो स्कूल एजुकेशन है वो भी यहाँ काफी महंगा है। मैं ये कह सकती हूँ, मैं पिछले 7 वर्षों से पटना में हूँ, तो पटना में कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ ज्यादा है, मतलब महंगा है काफी। सो वो एक बात है। जो भी नॉर्मल जो रिसोर्सेज घर में इस्तेमाल होते हैं वो सब हो, या फिर बच्चों की बुक्स हो, सो एवरीथिंग बहुत कॉस्टली है। साथ ही मेडिसिन वगैरह भी थोड़े सस्ते होने चाहिए। जो जेनेरिक दवाएं हैं उनके कुछ आउटलेट्स है यहाँ पर, लेकिन बहुत लिमिटेड है। सरकार को चाहिए कि वो कुछ प्राइवेट सेक्टर पे कुछ लगाम कसे, ताकि आसानी से, जो बहुत लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, स्कूलिंग जो है बहुत अच्छा कर सके, तो वो बहुत कॉस्टली हो जा रहा है। लेकिन जो पढ़ाई महंगी हो रही है वो थोड़ा कंट्रोल में हो, क्योंकि इन्हें घर चलाना है, सैलरी उतनी ही आएगी और उसमें कुछ बचत भी करना है। तो बिहार सरकार इनकी मांगों पर ध्यान दे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में आएगा झारखंड का बजट। बड़ी खबर आपको बता दें, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आकार का ये बजट होगा। बता दें आपको कि आज का दिन न सिर्फ बिहार वासियों के लिए बल्कि झारखंड के लिए भी बहुत ही खास दिन है। अब से थोड़ी ही देर में आ जाएगा झारखंड का बजट पेश करेंगे राधा कृष्ण किशोर। 1.5 लाख करोड़ का हो सकता है आकार। मैया सम्मान योजना पर खास फोकस रखा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भी फोकस। जेएमएम इसे 3D बजट बता रही है और सदन की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ का भी ये बजट हो सकता है और पहली बार बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगी और अब से थोड़ी ही देर में झारखंड का बजट शुरू हो जाएगा। और अबुआ बजट से आम लोगों को क्या उम्मीद है, इसे जानने की कोशिश की है न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर इस बजट को पेश करेंगे। बता दें कि इस बजट से कई उम्मीदें हैं जेएमएम की तरफ से। जहां इसे 3D बजट बताया जा रहा है, तो वहीं समृद्ध झारखंड की झलक इस बजट में देखे जाने की बात जो है वो सत्ताधारी दल के द्वारा कही गई है। लेकिन आम लोग क्या कुछ सोचते हैं? लेकिन जिस तरह से झारखंड सरकार की चाल और चरित्र है वह बिल्कुल ही निराशाजनक चाल और चरित्र है। देखिए, झारखंड में नगर निकाय के चुनाव लगभग 5 सालों से बाकी है, लेकिन झारखंड सरकार किसी प्रकार के कोई ध्यान नहीं दे रही है। हेमंत सोरेन जी का बजट, अबुआ बजट जो है ना, पूरे देश में जो है इसका लोग चर्चा करेंगे। जो बजट आने जा रहा है, सारा पब्लिक खुश होगा और विपक्षी जितने भी हैं उल्टा सीधा बोलते रहे, तो अपना काम, तो उनका काम ही यही है कि उल्टा बोलना। पहला कि आप रोड में जाके देखिए जो चालान कट रहा है। अब सुबह बच्चा को 6 बजे जाते हैं करने के लिए, तो आपको खाली छोड़ के आए और मतलब मैसेज आ गया कि 1000 रुपये देना है। होल्डिंग टैक्स थोड़ा देखना है सरकार को। आप जनता के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। अबुआ आवास आपका जो बजट आएगा वो अलग आएगा, मगर जनता के लिए जो मुख्य कार्य जो सुविधा है, जैसे पानी, बिजली, होल्डिंग टैक्स और कमती में जो चालान कट रहा है उसमें कमती में आम जनता के लिए भी रियायत आए, हमें सरकार से उम्मीद करते हैं। मात्र हॉस्पिटल रिम्स है, उसमें जो लोग आराम से कर रहे थे 5 रुपया देके, उसमें भ्रष्टाचार का अड्डा बना गया है कि आप ऐप लोड करिए और ये सब करिए। और उसमें सबके पास अभी एंड्रॉयड फोन नहीं है जो कर पाता है। आम पब्लिक परेशान हो रहा है। इस सब चीज को भी सुधार करना चाहिए। बजट को लेकर लोगों को कई उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा में कहा जाए तो लोग विशेष रूप से नजर जमाए हुए हैं कि इस क्षेत्र में सरकार कुछ करेगी। अब देखना होगा कि सरकार के बजट में इन तमाम चीजों को कितना ज्यादा समावेश किया जाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
और इसी बीच आपको बता दें कि गोपालगंज से आरजेडी के विधायक प्रेम शंकर प्रसाद को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपालगंज से ये आरजेडी के विधायक हैं जिन्हें जान से मारने तक की धमकी दे दी गई है। आपको बता दें कि एक वीडियो जारी कर एक शख्स ने इन्हें धमकी दी है कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक प्रेम शंकर प्रसाद को ये धमकी दी गई है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वीडियो शेयर कर धमकी देने वाले आरोपी का नाम विकास सिंह बताया जा रहा है, जो गोपालगंज के बखरी गांव प्यारेपुर पंचायत का रहने वाला है। वायरल वीडियो में धमकी देने वाले व्यक्ति ने बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरजेडी विधायक द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए गाली गलौज भी की है। गोपालगंज के ये विधायक हैं और ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आरजेडी विधायक है प्रेम शंकर यादव, जिन्हें ये धमकी दी गई है, और ये वीडियो वही वीडियो है जिसे जारी कर इन्हें धमकी दी गई है। ये शख्स जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, उनका नाम विकास सिंह बताया जा रहा है। टारगेट फॉर यू प्रेम शंकर, टारगेट फॉर यू प्रेम शंकर, टारगेट फॉर यू प्रेम शंकर। और इसी बीच हमने जब प्रेम शंकर प्रसाद से बातचीत करने की कोशिश की, जो गोपालगंज से विधायक हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पटना आने की सूचना वीडियो जारी कर दी, उस वीडियो से, उनकी बातों से उन्हें आपत्ति थी। मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया था। मैंने यही बोला था कि एक आप धर्म की प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म की प्रचार करते हैं, आपका अनुयायी करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपने आने से पहले जो उन्माद फैलाया उस पर मैंने बोला। आपने आने के पहले एक्स पे ट्वीट किया, आपने ट्वीट करके बोला कि बिहार में काबा, मतलब आप डायरेक्ट किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तभी तो ये तो राजनीतिक भाषा हुई ना कि बिहार में क्या है, बिहार में काबा, मतलब आप राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। इस पे मैंने बोला कि आप आइए, अपना प्रवचन दीजिए, लेकिन उन्माद मत फैलाइए, धर्म के नाम पे उन्माद मत फैलाइए। धर्म सिखाता है हमको कि सभी समाज को लेके चलना है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इसी पे मैंने बयान दिया, दूसरा कोई उसमें। लेकिन आपके इस बयान पर एक व्यक्ति ने आपको धमकी भी दी है। हाँ, कल फेसबुक पर लाइव आकर एक आदमी मेरे ही क्षेत्र के, विकास सिंह राजपूत नाम है उनका, उन्होंने आके मुझे, मेरे माँ बहन सबको गाली दिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आपने इसकी सूचना थाना को दिया है? पुलिस कप्तान को उसी समय पुलिस कप्तान को मैंने उसको शेयर कर दिया और पुलिस कप्तान ने इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और अगली खबर आपको नालंदा से बताएं, जहां पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अपराधी पूर्व मुखिया के घर पर ही बैठकर अपराध की योजना बना रहे थे और इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, इसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। खपुरा गांव में पूर्व मुखिया के घर पर अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे, जिसमें पूर्व मुखिया का बेटा शामिल है। इन लोगों के पास से 1 कट्टा, 4 कारतूस, 10 मोबाइल, ताला काटने का कटर बरामद हुआ। पुलिस गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। और इसी बीच आरा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां शादी समारोह में फायरिंग की वजह से एक बच्चे की गोली लग गई और फिलहाल उसे अस्पताल में इलाजरत रखा गया है, लेकिन बवाल लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शादी समारोह के दौरान फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था और पटना ले जाने के दौरान ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद से जमकर बवाल हो रहा है। आक्रोशित लोग सड़क जाम कर आगजनी कर रहे हैं। इस पूरी वारदात को लेकर लगातार पुलिस कर्मी लोगों से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। वारदात में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। और इन सब के बीच न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि जश्न के माहौल में हथियारों का आखिर क्या काम है? रोक के बाद भी बार बार क्यों आखिर फायरिंग की जाती है शादी समारोह में? बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो न्यूज़ 18 लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और कब तक उन पर कार्रवाई होगी? मासूम बच्चे के आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे? परिजनों के जहन में भी यही सवाल है और इसीलिए वो लगातार बवाल कर रहे हैं।
और अब बात करेंगे शराब माफियाओं की। शराब माफिया लगातार होली के त्योहार के मद्देनजर शराब की तस्करी करने में जुटे हुए हैं या शराब का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और एक एक करके शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। इसी बीच गोपालगंज के भोरे में एक ट्रक से 1282 लीटर शराब बरामद हुई। शराब ट्रक में तहखाने के अंदर रखी हुई थी। गोपालगंज एसपी ने बताया कि सभी चेकपोस्ट पर पुलिस काफी अलर्ट है और शराब माफियाओं की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा आगामी पर्व स्पेशली होली को देखते हुए लगातार जितने भी चेक पोस्ट हैं और जितने भी बॉर्डरिंग थाने हैं सबको अलर्ट करते हुए और जितने भी शराब माफिया हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और भागलपुर से गोपालपुर से आपको जेडीयू विधायक की चर्चा आपने खूब सुनी होगी। गोपाल मंडल की अगर हम बात कर लें तो लगातार वो सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर से विवादों से घिर गए हैं। दरअसल आवास कॉलोनी में, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक मकान को लेकर उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है और इसी सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि वो सुनील कुमार के मकान को हड़पना चाहते हैं और इसी सिलसिले में शिक्षक सुनील कुमार ने विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। शिक्षक का आरोप है कि विधायक उसके घर को अपना बता रहा है, खाली करने का दबाव बना रहा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन अब तक हुई नहीं है। विधायक गोपाल मंडल ने शिक्षक के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि शिक्षक आवास बोर्ड के घर में जबरन कब्जा कर रहे हैं। इस मामले की जांच करने की मांग की जा रही है। विधायक गोपाल मंडल पर बुधवार को शिक्षक ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें विधायक के सहयोगी आदित्य पर गंभीर आरोप लगे। ऐसे एफआईआर के बाद जो है हम मेरे घर पर चढ़ के जो है आदित्य कुमार, विधायक जी का ही आदमी है आदित्य कुमार, और सब हम उसको नहीं पहचान रहे थे। रात में 10:30 बजे मेरे घर पर चढ़ के आए और बोला कि तुम विधायक जी का कहना मान लो, केस उठा लो, अन्यथा तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे, मरवा देंगे। तुम्हारा यहाँ हाउसिंग बोर्ड में कोई गवाही देने वाला नहीं मिलेगा। बोला घर खाली कीजिए, हम प्लॉट खरीद लिए हैं। तो हम बोले कि काहे हम घर खाली करेंगे, तो नहीं घर खाली करो, हम खरीद लिए हैं। नहीं घर खाली करिएगा तो पूरा मतलब परिवार को मार देंगे। जौन से धमकी देने के लिए आया, खूब पूरा गलम गाली, पूरा गंदा गंदा गाली बकने लगा। कौन दिलवा रहा है धमकी आपको? वो विधायक जी गोपाल मंडल। एग्रीमेंट किसी और को कर दिया, इसके पास कुछ है नहीं। उसी में आदित्य से थोड़ा बकझक हुआ रास्ते में कहीं पर, वहाँ पर कोई बकझक नहीं। वहाँ तो हमको बोला, हम गए कि भाई कौन बहाल किया है यहाँ पर रहने के लिए, तो सुनील मास्टर कैसे उनका है, हमको दिया। कितना देता है तुमको पैसा, तुम देते हो? हम 1700 रुपया देते हैं। यही सब पकड़ के कहीं से कहीं किसी को रख दिया, पैसा तसलना ये काम है, ये एकदम फॉर्जरी। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि कदम कुआं जैसे पॉश इलाके में एक साथ 5 फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी आ रही है। एक साथ 5 फ्लैट में चोरी हुई है। कदम कुआं के पॉश इलाके में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 4 मीनार अपार्टमेंट के फ्लैट में चोरी हुई, सभी में ताला काटकर चोरी की गई है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ, सभी ने चोरी कर ली, लाखों की संपत्ति की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की इस पूरी वारदात को कैद कर लिया गया है और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक साथ 5 फ्लैट में चोरी हुई है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, क्या कुछ जानकारी है? एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 5 फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल जी संजय, अपार्टमेंट में जो 4 मीनार अपार्टमेंट, एक बड़ा अपार्टमेंट और काफी मशहूर अपार्टमेंट है ये। यहाँ पर प्रॉपर वे में गार्ड का भी अरेंजमेंट है, पुलिस पेट्रोलिंग भी हर वक्त करने का दावा करती है। ये पॉश इलाका है कदम कुआं का और रोड नंबर 12 वीआईपी इलाका ये माना जाता है, जहाँ पर कई नामी गिरामी लोग रहते हैं। और वहाँ पर एक फ्लैट के अंदर नकाबपोश चोर जो है वो घुसते हैं और रात 2 बजे वो इंटर करते हैं अपार्टमेंट में। कई अपार्टमेंट बंद थे, कई अपार्टमेंट खुले हुए थे, जिनको बाहर से बंद कर दिया गया और 6 से 8 की संख्या में आए चोरों ने चोरी की भीषण घटना को अंजाम दिया। लाखों की संपत्ति को खंगाल कर वो अपने साथ ले गए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में सारी वारदात कैद है। पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज को देख रही है, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है यह घटना। देखना होगा पुलिस कैसे पूरे मामले का उद्भेदन करती है। लेकिन जो लोग पीड़ित हैं वो वाकई में कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि अपार्टमेंट के अंदर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर राजधानी पटना में कहाँ सुरक्षित रहेंगे। अब देखना होगा पुलिस कब तक अपराधियों तक पहुंचती और जो चोरी गई
संपत्ति है उसको कैसे खंगालती है, कैसे उसको रिकवर करती है, बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए मामला सरदर्द बन गया है। सुबह चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आपको चोर नजर आ रहे होंगे, अपराधी नजर आ रहे होंगे, जो एक साथ 5 फ्लैटों में 5 अलग अलग घर में चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे और उसमें सफल भी रहे। BNM कॉलेज बड़ैया के प्रिंसिपल हैं। अच्छा। हम बड़ैया में थे और बच्चे सब है नहीं, बाहर बंद था ये फ्लैट? ये फ्लैट बंद था। कितने की चोरी हुई होगी, कुछ आकलन है? अभी तो हम आए हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जब हम देखेंगे तब असेसमेंट होगा कि कितने की चोरी हुई है। वो चोरों ने आपके भी गेट को गेट बंद था, आपको बाहर से बंद कर दिया? तो मेरी आदत है मैं झाड़ू लगाती हूँ बाहर जी, और हर मंदिर में जाती हूँ, लेकिन आज बंद था इसलिए मैंने किसी को उठाया नहीं। जब दिन निकलेगा तब तो किसी को उठाऊंगी मैं। जी बिल्कुल। इसलिए फिर मैंने सुबह 6 बजे गार्ड को कहा मेरा गेट खोल के जाओ। गार्ड प्रॉपर ड्यूटी करते हैं यहाँ? प्रॉपर ड्यूटी में तो वो आए इधर से। अच्छा, बाउंड्री तरफ क्या है? और इसी बीच आपको अगली खबर कटिहार से बताएंगे, जहां बैंक से लोन लेने वालों के ऊपर कार्रवाई की गई है। दरअसल जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया उसे लौटाया ही नहीं। आपको बता दें कि 11 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी की जा चुकी है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने 11 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तो जारी किया ही, साथ ही साथ समय पर लोन नहीं चुकाने वाले 754 लोगों की सूची भी तैयार कर ली है। इन लोगों को जल्द से जल्द लोन चुकाने का नोटिस जारी किया गया है। बैंक का कहना है कि जिले में अलग अलग लोगों का 32 करोड़ रुपए बकाया है। बार बार कहने के बाद भी ये लोग लोन नहीं चुका रहे। अब ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बैंक का जैसा अभी सर ने पहले ही बताया आप लोगों को, बैंक अभी पूरे एक्शन मोड में है। जितने भी हमारे पुराने डिफॉल्टर्स हैं जो जानबूझकर पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, कई बार उनको नोटिस गया है, लोक अदालत का भी नोटिस कई बार गया है, लेकिन वो लोग पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। अंत में मजबूर होकर नीलाम पत्रवाद में ये केस दायर किया गया है। सर का पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। जो लोग पैसा जमा नहीं करेंगे, जैसे उनके लिए डिस्ट्रेस वारंट और बॉडी वारंट, ये दोनों में से कुछ भी निकल सकता है। अरेस्टिंग के लिए हम लोगों ने आज 11 लोगों का नाम प्रस्तावित किया है। 11 लोगों पर हम अरेस्टिंग का वारंट जारी करवा रहे हैं, बॉडी वारंट। बाकी 764 लोग और हैं, 65 लोग हैं जिन पर बैंकों की राशि बकाया है। लगभग 34 करोड़ रुपया उनके पास है, जिनकी रिकवरी की जानी है उन लोगों से। और इसी बीच लोहरदगा से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां नशे की गिरफ्त में बच्चे आ रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाइटनर बेचा जा रहा है और इसी सिलसिले में बच्चों के नशे की गिरफ्त में आने की खबर है। व्हाइटनर दुकानदार बेच रहा था, पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंसिपल की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। भंडरा थाना पुलिस ने व्हाइटनर जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में 28 फरवरी को 2 छात्र व्हाइटनर के नशे में स्कूल के टॉयलेट में बेहोश पाए गए थे। क्लास में जब बच्चे नहीं मिले तो स्कूल प्रबंधन ने खोजबीन शुरू कर दी और उसके बाद दोनों को स्कूल के टॉयलेट में बेहोशी की हालत में पाया गया। उनके पास व्हाइटनर और सुतली पड़ी हुई थी। इस मामले में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने भंडारा थाना पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई है और इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की। इस दौरान भंडरा मुख्य बाजार से भोलू साहू उर्फ कमल किशोर साहू की दुकान में छापेमारी की गई, जहां से बच्चों ने व्हाइटनर और सुतली खरीदी थी। बच्चों के द्वारा प्रयुक्त एक व्हाइटनर जिसमें से कुछ प्रयोग किया हुआ था एवं सुतली जिसमें कुछ उजला पदार्थ लगा था भी प्रस्तुत किया गया एवं भोलू के अगेंस्ट में कार्रवाई होती एक लिखित आवेदन भी दिया गया। और अगली खबर आपको हजारीबाग से बताएंगे, जहां एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गलत और अवैध काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि भ्रूण पहचान का कार्य यहां पर लगातार जारी है और इसी सिलसिले में ये जानकारी सामने आई है, जिसके ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासनिक टीम ने छापेमारी कर खुलासा किया। अल्ट्रासाउंड सेंटर और क्लिनिक को जांच की टीम ने सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलम अल्ट्रासाउंड सेंटर से वहाँ पे मौजूद एक जांच घर भी चल रहा था जो कि अवैध था। उसका पंजीयन 1 वर्ष पूर्व भी समाप्त हो चुका था। तो घनश्याम को लिया गया, वहाँ से करीब कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। वहाँ पे मौजूद मकान मालिक भी आ गए थे। उनसे पूछताछ के क्रम में पाया गया कि उन्होंने किराया पे दिया हुआ है, पर किरायानामा मांगने पर उनके द्वारा कोई पेपर नहीं दिया गया।
तो थाना प्रभारी के द्वारा उनको भी साथ में लेकर के हम लोग निकले वहाँ से। और अब आपको राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे भवन जिस पर होल्डिंग टैक्स नहीं मिल पा रही, उसके ऊपर कुर्की जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी रांची की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां नगर निगम की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि नगर निगम अब ऐसे भवनों के खिलाफ कुर्की जब्ती करने का मन बना रहा है जो होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे। उनके होल्डिंग टैक्स की रकम ज्यादा हो गई है। बकायादारों की सूची तैयार कर कार्रवाई की तैयारी लगातार जारी है। उस सब चीज़ों पे हम लोग डेटा माइनिंग स्टडी करके और फील्ड में अभियान चला रहे हैं, जो लगातार आप देख भी रहे हैं। और उसी के माध्यम से फिर रीअसेसमेंट करके उसमें पेनाल्टी का भी प्रावधान है कि अगर वो कॉमर्शियल होल्डिंग का रेजिडेंशियल के रूप में भुगतान कर रहे हैं तो जिस अवधि से कॉमर्शियल का उपयोग हो रहा है उस अवधि से एरियर विद पेनाल्टी विद इंटरेस्ट उनसे वसूला जा रहा है। छोटे छोटे कारोबार करने वाले हैं, चाहे अपने घर के बाहर जो दुकान खोल के वो दुकान चला रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े मॉल आ गए हैं। अगर वो कपड़ा का शॉप खोला तो कपड़ा दुकान में उसकी बिक्री नहीं है, अगर किराना का दुकान खुला है तो किराना का दुकान में बिक्री नहीं है। सब लोग परेशान हैं और नगर निगम को तो पहले सुविधा देनी चाहिए। सुविधा के नाम पे ढाक के 3-5 है। आज रांची में, राजधानी में नगर निगम की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। और अगली खबर आपको दरभंगा से बताएंगे, जहां एक पुलिसकर्मी का ही चालान काटा गया है। आपको बता दें कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए ये पुलिसकर्मी नजर नहीं आए, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी विनोद कुमार बाइक से बिना हेलमेट पहने ड्यूटी पर जा रहे थे और तभी यातायात थाना प्रभारी कुमार गौरव की नजर उन पर पड़ी। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने विनोद कुमार को रोका और 1000 रुपए का चालान काटा। विनोद कुमार ने हेलमेट नहीं पहनी और इसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी है। चालान भरने के बाद उन्होंने आगे से ऐसी गलती नहीं करने की बात कही। साथ ही लोगों से हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाने की अपील भी की। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, 6 मार्च को मोहन भागवत बिहार आएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको सियासी गलियारे से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां मोहन भागवत की बिहार आने की खबर है। 6 मार्च को मोहन भागवत बिहार आएंगे, सुपौल आएंगे मोहन भागवत। मोदी और नड्डा के दौरे के बाद बिहार आएंगे भागवत। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कोई जानकारी है मोहन भागवत के आगमन को लेकर? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, 6 तारीख को मोहन भागवत का बिहार दौरा होने वाला है और खास तौर पर सुपौल जिले में उनका कार्यक्रम होगा, जहां सरस्वती विद्या मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कहा जा रहा है कि और भी जो कई कार्यक्रम हैं उस इलाके में, उस कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही साथ जो संघ के जो अलग अलग जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात भी होगी, बैठक भी होगी। तो मोहन भागवत लगातार बिहार दौरे पर आते रहे हैं और बिहार के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में वो जाते रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे और फिलहाल इस बुलेटिन में